Friends, I am your business studies teacher Navdeep, and in this video today I will explain you techniques of scientific management. First technique of scientific management is functional foremanship. टेलर कहता है कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर या डिवीज़न ऑफ वर्क वाला जो आपने प्रिंसिपल पढ़ा था फियोल का, ये उसी का ही एक्सटेंशन दिया है टेलर ने इसके अकॉर्डिंग आपको ये कहना चाहा है कि कोई भी जो वर्क होता है उसको करने के लिए सिर्फ एक स्पेशलिस्ट इनफ नहीं होता। जैसे प्लानिंग का भी वर्क होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और प्रोडक्शन से रिलेटेड भी बहुत सारे टास्क होते हैं। तो जो प्लानिंग का सारा वर्क है वो एक अकेला स्पेशलिस्ट नहीं संभाल सकता। ऐसे ही जो प्रोडक्शन का सारा वर्क है वो सिर्फ एक अकेला स्पेशलिस्ट नहीं संभाल सकता। तो टेलर ने सजेस्ट किया कि पहले तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाए। जो फंक्शनल फॉर्मेनशिप के अकॉर्डिंग मीन्स प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, या फिर जिसको आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी बोल सकते हो। 4 स्पेशलिस्ट हायर किए जाएं, अपॉइंट किए जाएं प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर, और 4 स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट्स हायर किए जाएं ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के अंदर। अब जैसे जो अपना प्लानिंग डिपार्टमेंट रहेगा उसके अंडर 4 स्पेशलिस्ट होंगे। वो स्पेशलिस्ट अपने अंडर जो उनके वर्कर्स होंगे उनसे फिर काम करवाएंगे। ओके, उनको गाइड करेंगे, टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो किस किस मैटर पे गाइड करेंगे, किस किस मैटर पे प्लानिंग करेंगे या इंस्ट्रक्ट करेंगे, वो सारा अभी हम देखते हैं। जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसमें सबसे पहला जो एक्सपर्ट रहेगा उसको टाइटल दिया गया है रूट क्लर्क का। रूट क्या होता है? पाथ डिसाइड करता है जो। तो जो रूट क्लर्क होगा, ये वाला फॉरमैन या ये वाला एक्सपर्ट रिस्पॉन्सिबल होगा कि जो भी वर्क करना है ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी वर्क होगा, चाहे मैनुअली होगा चाहे मैकेनिकली होगा, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, उन स्टेप्स की सीक्वेंस क्या रहेगी, ये उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करेगा और अपने अंडर जो वर्कर्स हैं उनसे काम करवाएगा। Then second specialist under planning department is instruction card clerk. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क नेम से ही पता लग रहा है, ये फॉरमैन रिस्पॉन्सिबल होगा कि जो भी जॉब करनी है उसको किस तरीके से करना है, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस देगा। ये इंस्ट्रक्शंस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा पर्सन। देन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होगा ये रिस्पॉन्सिबल होगा कि जॉब स्टार्ट कितने टाइम में होगी और वो कंप्लीट कितने टाइम में होगी, कॉस्ट उसके लिए कितनी आएगी। उसके बाद है डिसिप्लिनेरियन। ये वाला जो फॉरमैन या एक्सपर्ट होगा ये रिस्पॉन्सिबल होगा कि जो भी वर्क हो रहा है वो एक डिसिप्लिन्ड वे में हो, मतलब कोई भी इनडिसिप्लिन या कुछ भी अनसिस्टमेटिक वे में नहीं होना चाहिए। ये 4 एक्सपर्ट्स थे अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट। Now here are 4 experts under operational department. First is gang boss. Gang boss का क्या वर्क होता है कि जो जॉब करनी है उसके लिए जो भी मटेरियल चाहिए, टूल्स, मशीन्स या रिसोर्सेज, उनको प्रॉपरली अरेंज करके रखा जाए बिफोर स्टार्टिंग ऑफ जॉब। देन सेकेंड इज स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का क्या काम होता है कि जो जॉब है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। थर्ड है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का वर्क होता है कि जो मशीन्स और टूल्स हैं वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रहें। उसके बाद है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर देखता है कि जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो अपने वर्कर्स को गाइड करेगा कि इस क्वालिटी का मुझे प्रोडक्ट चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फंक्शनल फॉरमैनशिप। Now second technique is standardization and simplification of work. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाए उसका एक स्टैंडर्ड साइज़ हो, उसकी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी हो, उसकी स्टैंडर्ड वैराइटीज़ हों, स्टैंडर्ड प्राइस हो, स्टैंडर्ड कैटेगरीज टाइप्स हों, उसके मेजरमेंट्स हों। ऐसा क्यों सोचा जाता है कि स्टैंडर्डाइजेशन क्यों होनी चाहिए, क्या उसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं? अब देखो, अगर स्टैंडर्ड साइज़ के प्रोडक्ट होंगे तो जब उनका हमें कभी स्पेयर पार्ट उनका या कोई एक हिस्सा हमें चेंज करना पड़े तो हमें इजीली वो अवेलेबल हो जाएगा अगर स्टैंडर्ड साइज़ का प्रोडक्ट है हमारा। बट अगर हमारे प्रोडक्ट का कोई स्टैंडर्ड साइज़ ही नहीं है
तो फिर उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो हमें मिलने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। ओके, और हम पार्ट्स को फिर इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। और जब एक स्टैंडर्ड साइज़ रहेगा तो उससे जो प्रोडक्ट लाइन है ना वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं होगी, तो बहुत ज़्यादा अननेसेसरली डाइवर्सिफिकेशन की भी नीड नहीं होती है। देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि कोई प्रोडक्ट बनाया, हमने उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स डाल दिए, अलग अलग वेराइटीज़ बना दी अलग अलग फ्लेवर्स डाल के। तो अब इतनी सारी वैरायटीज़ बनाने के लिए, इतने सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें मशीनरी भी अलग अलग चाहिए होगी, अलग अलग मटेरियल चाहिए होगा, तो उसमें कॉस्ट कितनी ज़्यादा आएगी और उनको मेंटेन करके रखना भी कितना मुश्किल है। तो इस सब को डिनाई मतलब इस सब को रिड्यूस करने के लिए, कॉस्ट को एंड कॉम्प्लिकेशंस को, तो प्रोडक्ट को सिंपल रखना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें वैरायटीज़ नहीं डालनी चाहिए। जैसे एक यूएसए में कंपनी थी, उसने सिंप्लीफिकेशन किया था। वो पहले 2000 टाइप का पेपर बनाती थी, वैराइटीज़ ऑफ पेपर। देन उसने 2000 से उसको रिड्यूस करके 200 तक ले आई। वो पहले उसको 2000 वैराइटीज़ पे फोकस करना पड़ता था, अब सिर्फ वो 200 वैराइटीज़ पे फोकस करती है, तो इससे उसकी कॉस्ट भी कम आई। और जो अब 200 वैराइटीज़ वो बनाती है उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा है, क्योंकि अब वो कंसनट्रेटेड हो गई ना ओनली 200 पर ही। ओके, सो दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। नाउ थर्ड टेक्निक इज वर्क स्टडी। वर्क स्टडी इसलिए की जाती है, वर्क स्टडी मतलब जो भी वर्क ऑर्गेनाइजेशन में होगा, कंपनी में होगा, फैक्ट्री में होगा, उसको स्टडी करना। उसको स्टडी इसलिए किया जाएगा ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम आए, मिनिमम आए, और उस मिनिमम कॉस्ट से हमें प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो वर्क को स्टडी करने के लिए सिर्फ एक मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू वर्क को स्टडी किया जाएगा और मिनिमम कॉस्ट से मैक्सिमम आउटपुट को फाइंड आउट किया जाएगा। फर्स्ट इसमें जो टाइप है या मेथड है वो है फटीग स्टडी। फटीग बोलते हैं हम, थकावट हो जाती है ना इससे वर्क करते करते उसको। तो फटीग स्टडी में हम फटीग स्टडी क्यों करते हैं, हम 3 तरह के कंक्लूज़न निकालना चाहते हैं, इसलिए हम फटीग स्टडी करते हैं। एक तो हम देखना चाहते हैं कि जो रेस्ट इंटरवल होते हैं, जैसे ब्रेक दिए जाते हैं ना वर्क करते हुए, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहे, मतलब कितने कितने टाइम के बाद ब्रेक दिए जाएं वर्कर्स को। सेकेंड, हमारा जो कंक्लूज़न निकालना होता है हमने फटीग स्टडी से, वो ये निकालना होता है कि हर एक रेस्ट इंटरवल कितने कितने ड्यूरेशन का होना चाहिए, 10 मिनट का, 20 मिनट का या 15 मिनट का। देन थर्ड हम कंक्लूज़न इससे निकालेंगे कि नंबर ऑफ़ रेस्ट इंटरवल कितने होने चाहिए, 8 आवर्स में हमें 2 इंटरवल्स देने हैं या 3 देने हैं या 4 देने हैं। ठीक है, तो इस स्टडी को करने के लिए क्या किया जाता है, एक जो एवरेज वर्कर होता है, एवरेज वर्कर मतलब जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट भी नहीं है, मीडियम जो अपनी एवरेज रखता है एफिशिएंसी, तो उस वर्कर को काम करवाया जाएगा, उससे उसको ऑब्ज़र्व किया जाएगा कि वो कितने टाइम बाद थक रहा है, तो उससे हमें फ्रीक्वेंसी का पता लग जाएगा। देन फिर उसको ब्रेक दिया जाएगा और चेक किया जाएगा कि कितने टाइम में वो दोबारा से रिफ़्रेश हो रहा है, उससे हमें पता लग जाएगा कि रेस्ट इंटरवल की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। फिर हम नोटिस करेंगे कि वो कितने उसको इंटरवल चाहिए कि वो एफिशिएंसी उसकी बनी रहे सारे वर्क में। तो इस तरीके से हम फैटिग स्टडी करेंगे और हमें ये 3 कंक्लूजन्स मिल जाएंगे। देन मेथड स्टडी। मेथड स्टडी इसलिए की जाती है ताकि इसमें इस स्टडी को इसलिए किया जाता है ताकि हम बेस्ट मेथड का यूज़ कर सकें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन करने के लिए। अब जैसे कई तरीके के मेथड्स होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, कोई एक मेथड नहीं होता। तो क्या किया जाएगा, सभी मेथड्स को अप्लाई किया जाएगा और देखा जाएगा कि किस में कॉस्ट कम आ रही है सबसे और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो उस मेथड को यूज़ करेंगे। यहाँ पर जैसे मान लो कि कोई शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसने लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के थ्रू भी शूज़ को मैन्युफैक्चर करवा के देखा और कैपिटल इंटेंसिव के थ्रू भी, तो दोनों में से जिसमें उसकी कॉस्ट कम आई और प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ वो उस चीज़ को फॉलो करेगी। ठीक है। देन टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्यों की जाती है, ताकि हमें पता लग सके कि एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम चाहिए होता है, कि कितने घंटे में इतना काम हो जाएगा।
और हम टारगेट फिक्स कर सकें अपने वर्कर्स के लिए कि तुम्हें इतने घंटे में इतना काम करना है। इसके लिए टाइम स्टडी की नीड होती है। जब हमें ये पता लग जाएगा कि स्टैंडर्ड टाइम इतना है, एक वर्कर के लिए इतना टारगेट है, तो हमें पता लग जाएगा कि हमें अगर 1000 यूनिट्स बनानी है तो कितने वर्कर्स की ज़रूरत है उसको बनाने के लिए, नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने चाहिए हमें। और टाइम स्टडी के थ्रू हम जो वर्कर्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ एफिशिएंट अनदर इज़ इनएफिशिएंट। अगर तो देखो वो टाइम पे काम कर लेगा, या अगर टाइम से कम टाइम में वो काम कर लेगा, स्टैंडर्ड टाइम से कम में, तब वो एफिशिएंट है। अगर वो स्टैंडर्ड टाइम में काम को नहीं कर पा रहा तब वो क्या हो जाएगा, इनएफिशिएंट हो जाएगा। इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि कितना स्टैंडर्ड टाइम चाहिए होता है काम करने के लिए, या फिर एक वर्कर इतने टाइम में कितना काम कर सकता है। तो इसमें भी हम एक एवरेज एफिशिएंसी वाला वर्कर लेंगे और उससे काम करवा के देखेंगे कि वो 8 आवर्स में या 10 आवर्स में या 1 डे में वो कितना प्रोडक्शन कर पा रहा है, कितना वो टारगेट ले पा रहा है, और कितने टाइम पे वो कितना काम कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड टारगेट को फिक्स किया जाएगा। ओके। देन मोशन स्टडी। मोशन मीन्स मूवमेंट। तो इसमें क्या देखा जाता है कि जब जो वर्कर्स हैं वो काम को करते हुए कितनी मूवमेंट करते हैं। अब टोटल जितने भी वो मूवमेंट्स करते हैं उसमें से कितनी तो ऐसी हैं जो प्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरी हैं, जो प्रोडक्टिव हैं, और कितनी ऐसी हैं जो अनप्रोडक्टिव हैं, जो वेस्टफुल हैं। तो ये पता लगा के कि प्रोडक्टिव कौन सी और अनप्रोडक्टिव कौन सी है, फिर उसमें जो अनप्रोडक्टिव होती हैं उनको रिड्यूस कर दिया जाता है, कट ऑफ कर दिया जाता है, ताकि टाइम सेव हो, एनर्जी सेव हो वर्कर की। और जैसे जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स होती हैं वो क्यों हो रही हैं, उसके जो रीज़न्स हैं उनको रिमूव किया जाएगा। इस स्टडी को करने के लिए भी एक जो एवरेज वर्कर है उससे काम करवा के देखा जाएगा, उसको ऑब्जर्व किया जाएगा फुल डे, कि फुल डे में वो कौन सी तो उसकी मूवमेंट्स प्रोडक्टिव हो रही हैं, कौन सी अनप्रोडक्टिव हो रही हैं। जैसे अगर मान लो कि फैक्ट्री में काम करते हुए एक वर्कर को आधा किलोमीटर चलना पड़ रहा है किसी इक्विपमेंट को उठाने के लिए, जब उसको उसकी नीड पड़ती है, तो वो आधा किलोमीटर चल रहा है, तो उसमें जो टाइम और एनर्जी उसकी वेस्ट हो रही है वो तो अनप्रोडक्टिव है ना। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करके फिर जो उसकी ये अननेसेसरी मूवमेंट उसको कट डाउन किया जाएगा, उस इक्विपमेंट को उसी के पास ही टेबल पर अवेलेबल करवाया जाएगा। तो इस तरीके से हर एक ऑर्गेनाइजेशन में किया जा सकता है, वर्कर को ऑब्जर्व करके उसकी जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उनको कट डाउन किया जा सकता है। उससे उसकी एनर्जी भी सेव होगी, टाइम भी सेव होगा। ओके। लास्ट पार्ट ऑफ वर्क स्टडी इज़ डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। इसमें क्या होता है, अब देखो अगर मान लो कि कोई पर्सन 1 डे में 50 यूनिट्स बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको भी हम 600 रुपीज़ दे रहे हैं वेजेस, और जो पर्सन 60 यूनिट्स बना रहा है उसको भी अगर हम सेम वेजेस दे रहे हैं, तो जो पर्सन ज़्यादा यूनिट्स बना रहा है ना उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी धीरे धीरे। वो सोचेगा कि जो पर्सन मेरे से कम वर्क कर रहा है वो भी तो मेरे जितना ही अर्न कर रहा है। तो ताकि ये जो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं इनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम को यूज़ किया जाता है। इसके अंडर क्या होता है, जो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उसकी उतनी ज़्यादा अर्निंग होती है, और जो जितना कम प्रोडक्शन करता है उसकी उतनी कम अर्निंग होती है। तो जो पर्सन इनएफिशिएंट है वो देखेगा कि एफिशिएंट पर्सन ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको ज़्यादा अर्निंग हो रही है, वो भी मोटिवेट होगा ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। ओके। तो इसलिए ये वाला मेथड यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या होगा, कैसे ये जो मेथड है, सिस्टम है, वर्क करता है। जैसे एक रूल बना दिया जाएगा, अपनी अपनी फैक्ट्री में कितना कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे स्टैंडर्ड टारगेट फिक्स किया कि एक दिन में 10 यूनिट्स बनानी है, ठीक है। अगर तो कोई पर्सन 10 यूनिट्स बना लेता है, उस स्टैंडर्ड को अचीव कर लेता है, तो उसको 1 यूनिट के 50 रुपीज़ के हिसाब से पैसे मिलेंगे। 10 यूनिट्स बनाई उसने तो 1 यूनिट के 50 हैं, तो 10 यूनिट्स उसको 500 रुपीज़ मिल जाएंगे। बट अगर कोई पर्सन उस टारगेट से कम अचीव करता है, 9, 8, 7 जितना भी उससे कम करता है,
अगर 10 से कम यूनिट्स बनाता है तो उसको 1 यूनिट के 40 रुपीज़ मिलेंगे। जैसे किसी पर्सन ने 9 यूनिट्स बनाई तो 9 इंटू 40 उसको 360 रुपीज़ मिलेंगे। अगर किसी ने 8 बनाई तो 8 इंटू 40 उसको 320 रुपीज़ मिलेंगे। अगर किसी ने उस टारगेट से ज़्यादा यूनिट्स बनाई 11, 12, 13 जितनी भी ज़्यादा बनाई तो उसको हर एक यूनिट के 60 रुपीज़ मिलेंगे। जैसे अगर किसी ने 11 बनाई तो 11 इंटू 60 660 रुपीज़ मिलेंगे उसको। अगर किसी ने 12 बनाई तो 12 इंटू 60 उसको 720 रुपीज़ मिलेंगे। तो इस तरीके से है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतने ज़्यादा अर्निंग, जितना कम प्रोडक्शन करेंगे उतनी कम अर्निंग। पीस के हिसाब से, पीस मतलब यूनिट्स के हिसाब से उनको अर्निंग होगी। ओके, now last scientific technique of Taylor is mental revolution. I have explained you this point in principles of Taylor's also. I have explained this in harmony not discord principle. सो इन मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजर्स होते हैं और जो वर्कर्स होते हैं, उन दोनों की मेंटेलिटी कैसी होती है। जो वर्कर्स हैं वो सोचते हैं कि वो ओवरबर्डनड है, उनको अंडर पे किया जा रहा है, और जो मैनेजमेंट है वो सोचती है कि वर्कर्स उनके किसी काम के नहीं है, गुड फॉर नथिंग है वो। तो ऐसी मेंटेलिटी टेलर कहता है कि नहीं होनी चाहिए। मैनेजमेंट का फेवरेबल एटीट्यूड होना चाहिए वर्कर्स के लिए, वर्कर्स का होना चाहिए फेवरेबल एटीट्यूड मैनेजमेंट के लिए। जब दोनों का फेवरेबल एटीट्यूड होगा एक दूसरे की तरफ, दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, तब जो वर्कर्स हैं वो एफिशिएंसी के साथ वर्क करेंगे और मैक्सिमम आउटपुट को जनरेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मिनिमम कॉस्ट. So this is all about scientific techniques of Taylor. One most important thing that I have discussed with that I want to discuss with you, जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो आज मैंने टेक्निक्स करवाई हैं ये उसमें राइट डाउन कराते हैं. सो दिस इज़ रॉन्ग. जब आपसे प्रिंसिपल्स पूछा गया तब आप वो वाले प्रिंसिपल लिखोगे, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, नॉट रूल ऑफ थंब एंड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, वर्क टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, वो वाले प्रिंसिपल्स आपने 4 राइट डाउन करने हैं. जब आपसे टेक्निक्स पूछी गई हैं तभी आप ये राइट डाउन करोगे. ओके, सो कीप इट इन योर माइंड and please like and comment. Thank you.